चलो हाँ, लिखो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। अब मुंह बंद कर लो, शांत। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन। आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। थ्योरी थ्योरी पॉइंट जो होते हैं वो सब पढ़ा दिया है आपको। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन। एल्केन चैप्टर में अब आप ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एल्केन बनाया कैसे जाता है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मल्टी पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या होता है, और फिर वो रिएक्शन कैसे देता है, केमिकल रिएक्शन उसका क्या होता है। तो हर चैप्टर के 3 पार्ट आएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे कैसे बनाया जाता है एल्केन, किन किन चीजों से बनाया जाएगा एल्केन, ये हमें पढ़ना है। तो आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अभी हम पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और जब वो भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो सबसे पहले इसका चार्ट बनाएंगे, और चार्ट आप भी बना लेना साथ साथ में ही। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला चैप्टर कौन है आप ये बताओ। रिएक्शन वाला सबसे पहला चैप्टर कौन है? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले चैप्टर से ही आपको बनाना आना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाओगे। एल्केन से तो एल्केन नहीं बन सकता, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाओगे, पहले ये पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म होने के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाओगे, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल से कैसे बनाओगे, उससे हमें पढ़ना है। उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे बनेगा, वो भी हमें पढ़ना है। हर चैप्टर से आपको एल्केन बनाना आना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आप पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा, वो भी हमें पढ़ना है। उसके बाद अमाइन से बेटा हाइड्रोकार्बन बनाना संभव नहीं होता है, सबसे लास्ट चैप्टर से बनाना संभव नहीं है। हां, ग्रिग्नार्ड जो है, ग्रिग्नार्ड आपने सुना है नाम? हम लोग पहली बार ग्रिग्नार्ड यहां पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब हम 6th वाले रिएक्शन पे आएंगे तब। ग्रिग्नार्ड से एल्केन, हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड आएगा। ग्रिग्नार्ड से अल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड से एल्डिहाइड, सब बनाएंगे हम। उसके बाद 7वां जो है वो एक स्पेशल है। अल्कोहल से बनाना है, या एल्डिहाइड से बनाना है, या आपके पास कीटोन से बनाना है, या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, या आपके पास उसके डेरिवेटिव से बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इनमें से किसी से भी आपको बनाना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार एग्जामिनर का फेवरेट है, रेड फास्फोरस और HI। ठीक है ना, ये आपको स्पेशल मेथड है इसलिए अलग से लिखना है, पढ़ेंगे अभी सबको डिटेल में। इसको क्योंकि याद रहे इसलिए इसको लिख लीजिए बेटा, जब पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पड़ोसी मेथड है ना, जिंदगी में पड़ोसी का बहुत रोल है बेटा। तो पड़ोसी मेथड से हम लोग ये वाली 7th वाली स्पेशल रिएक्शन पढ़ूंगा। तो अभी एक एक करके हमें सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ना है, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं पहले रिएक्शन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला रिएक्शन आज का हम स्टार्ट करेंगे। चार्ट बना लिया, अब एक एक करके हमें क्या पढ़ना है वो बता दिया मैंने। अब अनसैचुरेटेड से आपको एल्केन बनाना है तो आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे वो देखना है। जब अनसैचुरेटेड से एल्केन बनाते हैं तो आपके पास जो प्रोसेस इस्तेमाल आता है वो आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो आपके पास जो प्रोसेस इस्तेमाल आता है वो आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो इस्तेमाल आएगा वो आएगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो निकल ले लो, या तो प्लैटिनम ले लो, या तो पैलेडियम ले लो, या तो बेटा एक और होता है राने निकल ले लो। अभी हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। चार्ट बना लीजिए, माइंड मैप टाइप का बना लीजिए। अब हेडिंग डालोगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।
लिखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टॉपिक, लिखें, स्टार्ट करें। हो गया? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, और 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं रिएक्शन को थोड़ा अलग वे में पढ़ाता हूं बाकियों से, इसलिए पहले बता देता हूं कि पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे और सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिखेंगे। क्योंकि आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं लिखते हो, मैकेनिज्म लिख लेते हो, फिर आप जब रिवीजन करने जाओगे तो कुछ भी हवा नहीं लगेगा। तो आपको समझना है रिएक्शन, मैकेनिज्म भी लिखना है, साथ में मेरे पास 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स में पूरी रिएक्शन को कवर करेंगे। और 12 पॉइंट्स के बाद हम इस पे 70 क्वेश्चंस करेंगे, 70, क्योंकि 6 टाइप के क्वेश्चन है, 10-12 सब टाइप में क्वेश्चन करेंगे, तो 70 क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास पूरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अभी क्लास में देखना, उसके बाहर ना आज तक कोई सवाल आया है, ना आने का कोई चांस है। हर साल ऐसे ही करते हैं, इस बार कुछ क्वेश्चंस और अच्छे वाले ऐड भी कर दिए। तो आइए लिखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। पहला रिएक्शन शायद आज मेरे से आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मैं कैसे आगे आपको रिएक्शंस में पढ़ाने वाला हूं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पहले इसका ना डेफिनेशन समझते हैं, फिर समझेंगे ये होता क्या है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, वो तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। लेकिन पहले समझो होता क्या है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखो, हाइड्रोजनेशन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। और कैटालिटिक वर्ड से क्या मतलब समझते हो? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्या इसी को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं? तो अब ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास हाइड्रोजन का एडिशन कहां होगा? भाई हमने बोल दिया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। लेकिन कहां होगा कैटालिटिक हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहां ऐड होगा? जहां हाइड्रोजन की कमी हो। भाई हर जगह तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होगा। अब हाइड्रोजन की कमी कहां होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। भाई जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोजन की कमी होती है। तो मान लो आपके पास या तो डबल बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी है, या तो बेटे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन की कमी है, अच्छी खासी हाइड्रोजन की कमी है। या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या मैं इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलता हूं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आज से HC लिखा करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में समझने के लिए लिख देना कि यहां पे बेटा हाइड्रोजन की कमी है। और अगर हाइड्रोजन की कमी है तो क्या हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? तो यहां पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कर नहीं सकते, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन कैसे होगा? H2। हाइड्रोजन हमेशा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन मिलता है, आप नेचर में H नहीं मिल सकता आपको, अनस्टेबल होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये हमेशा बॉन्ड बना के रहता है, H और H के साथ बॉन्ड, हमेशा H2 मिलेगा। तो मोलिक्यूलर हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, सिंगल हाइड्रोजन कभी भी ऐड नहीं होता है, मोलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होता है। और ये हाइड्रोजन वैसे तो इसमें ऐड हो सकता है, आप जब बनाओगे तो आपके पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड सारे के सारे टूट जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सारे के सारे टूट जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, यह भी रिएक्शन संभव है, लेकिन इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस में आप सोचो कि वेपर बन जाता, सारा वाटर इवापोरेट हो जाता है। 500 पे कितना हाई टेम्परेचर होगा? बहुत हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए बेटा यहां पे हम मदद लेते हैं कैटलिस्ट की, निकल पैलेडियम या प्लैटिनम, या फिर बेटे आपके पास राने निकल। राने निकल एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है। अब आ जाओ, तो H2 ऐड होगा, वो भी मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। हम बिना इसके भी हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, बट बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। हम क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे इस काम को कराने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैटलिस्ट का इस्तेमाल मेटल कैटलिस्ट लेते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है,
अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या हाइड्रोजन की कमी होती है, लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन डाला, क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड किया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना, इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड किया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसी को आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैं बस डेफिनेशन बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं। पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ, अच्छा मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखूं या मोलिक्यूलर हाइड्रोजन लिखूं? मोलिक्यूलर। एच ऐड नहीं होता है, H2 ऐड होता है, तो एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। मोलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, H2 होता है, तो एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन किसमें ऐड होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन होता है? क्या एल्कीन या एल्काइन होता है? अच्छा, क्या ये हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या किसी के प्रेजेंस में होता है? किसके प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्या कैटलिस्ट मेटल है? देखो यहां पे मेटल कैटलिस्ट हमने लिया है, तो लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, अनसैचुरेटेड में होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। एक और ध्यान देना बेटा, जो हमने मेटल लिया है वो डी ब्लॉक का है। आप सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम से नहीं करा सकते रिएक्शन, अभी बताऊंगा क्यों, मैकेनिज्म में बताऊंगा। आपको यहां पे डी ब्लॉक मेटल ही लेना होता है, डी ब्लॉक ही यहां पे काम करेगा, बताऊंगा, उसका लॉजिक भी है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में आपके पास क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। जो ये बना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड बनाया गया, इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड नहीं होता है, मोलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होता है। अब बोर्ड पे ना 2 मिनट के लिए मेरे साथ देखिएगा होता कैसे है। मैकेनिज्म समझते हैं कि यह प्रोसेस होता कैसे है। मैकेनिज्म से पहले नोट, मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले एक नोट होता है। कैटलिस्ट का क्या रोल है रिएक्शन में? किसी को आइडिया है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन? स्पीड को फास्ट या स्लो करना, यही होता है। ये आपके काम आएगा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है? काइनेटिक्स जब पढ़ोगे वहां पे ये काम आएगा, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे वहां पे ये काम आएगा। हमारे यहां क्या काम आएगा? हमारे यहां स्पीड स्पीड तो पूछी नहीं जाती। हां, हमारे यहां ये देखना है कि कैटलिस्ट का रोल होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ताकि जितने भी रिएक्टेंट वाले हैं वो सब एक जगह आके रिएक्शन कर पाए। जैसे सामने रेस्टोरेंट है, तो वहां पे कोई एक कोचिंग से कोई एक लड़का आया, दूसरे कोचिंग से कोई और आया, आई जो भी आप समझ सकते हैं, तो क्या बेटा एक सरफेस एरिया मिल गया उसको, एक ही जगह पे 2 लोग आ गए और फिर बॉन्ड बन जाता है। नॉर्मल है। जैसे आप, कोई लोग आए हैं झारखंड से, कोई लोग आया है उधर बिहार से, कोई लोग आया अपना दिल्ली से, एक सरफेस एरिया मिल गया आपको एक जगह पे क्लास में, और यहां पे बॉन्ड बन जाता है ना? बनता भी है, बिल्कुल सही बात है। तो सरफेस एरिया, कैटलिस्ट का काम होता है एक जगह प्रोवाइड करना। कैटलिस्ट का काम होता है एक जगह प्रोवाइड करना जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर पाए। ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि आपके पास सरफेस एरिया प्रोवाइड, जगह दे देता है, यहां आओ बॉन्ड बनाओ। वही चीज यहां पे होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट? इट प्रोवाइड्स अ प्लेस, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस एरिया, जिस जगह पे आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन करा सकते हो। जैसे क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैंने मेटल कैटलिस्ट लिया है। अब मेटल कैटलिस्ट का मैंने मेटल का एक टुकड़ा दिखा दिया आपको, यह मेटल का एक टुकड़ा है मेटल कैटलिस्ट। मान लो निकल लिया, प्लैटिनम लिया, पैलेडियम लिया, कुछ भी ले सकते, मेटल कैटलिस्ट लिया। अब आपने पढ़ा होगा कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सरफेस पे। Na जो है Na प्लस बनाता है, Mg जो है Mg+2 बनाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। साथ में एक सरफेस केमिस्ट्री जब आपके पूर्वजों को हम लोग पढ़ाया करते थे,
तो वहां पे बेटा पढ़ाया जाता था कि मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, साथ में बेटा पोर्स होते हैं मेटल पे, होल्स होते हैं मेटल सरफेस पे, जिसको हम लोग एफ सेंटर भी बोला करते थे, सुना होगा। तो मेटल सरफेस पे बेटा पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, मेटल सरफेस पे होल्स होते हैं छोटे छोटे, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, अच्छी बात है, पोर्स भी होता है। अब इस पोर होने खुरदरा सरफेस हो गया भाई, अगर प्लेन सरफेस नहीं है ना, क्योंकि होल्स आ गए इसमें, अब होल्स आने की वजह से ये खुरदरा सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो गया। अब क्या होता है, ये कैटलिस्ट है हमारा, और कैटलिस्ट पे हाइड्रोजन गैस आके, सबसे पहला स्टेप होता है कि हाइड्रोजन गैस आके इससे एडजॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों? रफ सरफेस है, एडजॉर्प्शन हमेशा रफ सरफेस पे होता है। और मेटल कैटलिस्ट में चूंकि उसमें होल्स होता है, चूंकि वो रफ सरफेस है, इसलिए बेटा सबसे पहला स्टेप हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होना। सबसे पहला स्टेप आके हाइड्रोजन आके मेटल पे चिपक जाता है। पहले हाइड्रोजन रैंडमली कहीं घूम रहा था, हाइड्रोजन गैस ऐसा घूम रहा था कंटेनर में, वेसल में, जहां भी ये रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन रैंडमली घूम रहा था। बट कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट बोला कि एक जगह पे आओ ताकि रिएक्शन हो पाए। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो पहले रैंडमली रिएक्शन में घूम रहा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाके मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्प्शन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या हुआ है, एडजॉर्ब हुआ। अब यार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पास आना है, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और साथ साथ में एल्कीन भी तो है। तो जब एक बार हाइड्रोजन आ जाएगा तो रिएक्शन करने के लिए बेटा एल्कीन को भी आना पड़ेगा, क्योंकि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जगह आएंगे तभी तो रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बेचारे आके एडजॉर्ब कर चुके हैं, हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर चुके हैं। एल्कीन भी रिएक्शन करने के लिए बेटा यहां पे आएगा। अब देखो रोल ऑफ अ कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कैटलिस्ट नहीं होता तो एल्कीन रैंडमली कहीं घूम रहा होता, हाइड्रोजन कहीं रैंडमली घूम रहा होता, कभी भी ये पास में नहीं आ पाते, रिएक्शन हो ही नहीं पाता। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, एक सरफेस प्रोवाइड कर देना जिसके ऊपर आके दोनों बॉन्ड बना सके, रिएक्शन कर सके। अब देखो पहले हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के देखा देखी एल्कीन भी आ गया है, दोनों एक जगह पे आ चुके हैं। अब देखो क्या होता है बोर्ड पे, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि दोनों एक जगह आ चुके हैं और दोनों आप बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। कैसे बॉन्ड बनता है, जरा फोकस ऑन द बोर्ड। कैसे बॉन्ड बनता है, जो एल्कीन है आपका, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है, क्या वो वीक है? तो एल्कीन का पाई बॉन्ड वीक है तो क्या वो टूटना चाहेगा? क्योंकि हर वीक बॉन्ड टूट के स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहता है। तो एल्कीन का पाई बॉन्ड वीक है और ये टूटना चाहता है। और हमने पढ़ा होता है कि पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल पी ऑर्बिटल से बनता है, बोलो हाँ है ना, पढ़ा है ना। पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो वो पैरेलल पी ऑर्बिटल से बनता है। तो इसका पाई बॉन्ड जो बना होगा, क्या वो पैरेलल पी ऑर्बिटल से बना होगा? नहीं बना होगा, बना होगा, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड जो टूट रहा है वो इसी पैरेलल पी ऑर्बिटल से बना है। और देखोगे ध्यान से तो क्या H और H भी पहले से पड़ा हुआ है? तो H और H जो पहले से पड़ा हुआ है वो भी अपना बॉन्ड वीक करता है, अभी बताऊंगा क्यों, बस समझिए। H और H जो पहले से पड़ा हुआ है वो भी अपना बॉन्ड वीक करता है। और ये हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था जीओसी में कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ओल्ड बॉन्ड्स कौन कौन से? इसका पाई बॉन्ड और इसका सिग्मा बॉन्ड। तो देखो इसका पाई भी टूट गया, इसका सिग्मा भी टूट गया, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो न्यू बॉन्ड्स बेटे इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन आके एडजॉर्ब हुआ, एल्कीन भी पास में आया ताकि रिएक्शन कर पाए। अब क्या होगा, एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। और ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होने लगे, डॉट डॉट से दिखा दिया, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि हाइड्रोजन को भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है, क्योंकि वैलेंसी तो पूरा करना ही है। अब ध्यान दीजिए हुआ क्या, क्या एल्कीन में आपके पास वो पाई बॉन्ड टूट चुका है और बेटे हाइड्रोजन आके ऐड हो चुका है, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन आके ऐड हो चुका है क्या? अब इस प्रोसेस में क्या यहां पे ध्यान दोगे तो 4 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, प्रोडक्ट बनने से पहले जो पूरा फेज होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, प्रोडक्ट बनने से पहले जो बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या यहां पे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोजिनेशन में जेई का क्वेश्चन है कि कितने मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आपके एम्स में भी पूछा गया है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको गलतफहमी है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है
तो दूर कर लीजिए। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको आगे जाके बेटा 4 MCTS बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ये सब के सब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि पहले ये आएगा फिर स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ना, साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, एल्कीन भी उड़ता हुआ आ जाएगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आपके मन में एक डाउट आना चाहिए था कि हाइड्रोजन तो यार स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा होगा H बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन 1s, दूसरा वाला हाइड्रोजन 1s, सबसे छोटा साइज, बहुत अच्छा ओवरलैप, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों टूटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों टूटेगा? वीक बॉन्ड टूटना था। रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों टूटेगा यार? वीक बॉन्ड टूटना होता, क्यों टूटा वो? एनी आइडिया? H बॉन्ड टूटेगा, ये बात ठीक है, तभी जाके ऐड होगा, वो बात ठीक है, बट क्यों टूटा? भाई हम तो स्टेबल बनाते हैं ना, स्टेबल तोड़ती थोड़ी रिएक्शन में। क्यों टूटा बात ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पे पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर आप कंसीडर करो तो क्या यहां पे 1 पाई और 1 सिग्मा के बीच में रिएक्शन हो रहा था पहले? भाई अगर रिएक्टेंट में क्या रिएक्शन कहां हो रहा है उस पर फोकस करो। क्या रिएक्शन में 1 पाई और 1 सिग्मा से रिएक्शन हो रहा है? तो 1 पाई और 1 सिग्मा टूट के 2 नए सिग्मा बन गए। ध्यान से देखिएगा, 1 पाई और 1 सिग्मा टूट के 2 नए सिग्मा बन गए। क्या ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है? 1 पाई 1 सिग्मा से ज्यादा स्टेबल है ना 2 सिग्मा। तो जब ज्यादा स्टेबल बनता है तो हम ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं ना कि एक बॉन्ड की स्टेबिलिटी। अब देखो 1 पाई और 1 सिग्मा टूटा और 2 नए सिग्मा का जनरेशन हो गया है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो बॉन्ड स्टेबल हो रहा है। तो यहां से 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि 1 पाई एंड 1 सिग्मा रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में क्या 2 नए सिग्मा बन जाते हैं, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, और इसलिए बेटा प्रोडक्ट में ये बन जाता है। क्या प्रोडक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है? क्या प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहा है? इसलिए बेटा HH बॉन्ड टूटता है, बावजूद कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल तो बढ़ेगा ना टूटने के बाद, ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ये 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये ऐसा रिएक्शन है ना, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना कार्बोकेटाइन, ना कार्बन आयन, ना फ्री रेडिकल, कोई भी रिएक्शन नहीं बनता इसमें, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, इसमें सिंपल है, पहले हाइड्रोजन आएगा, एल्कीन को पास बुलाएगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यू बॉन्ड्स बनने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक बात आपने नोट किया होगा कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम साइड से ऐड होगा। देखो भाई यहां पे दोनों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन मेटल के उस साइड है, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन दोनों सेम साइड ही ऐड होना पड़ेगा, या तो इधर, या एल्कीन को नीचे कर दो, हाइड्रोजन ऊपर कर दो, या तो ऊपर से ऐड होगा या नीचे से ऐड होगा, बट ये है कि सेम साइड ही हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है अनसैचुरेटेड पे, बट सेम साइड से, और सेम साइड से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। हाइड्रोजन ऐड होगा बट सिन एडिशन से होगा, या तो एल्कीन के नीचे से लग जाए, या फिर बेटे आप ऐसा भी कर सकते थे एल्कीन के ऊपर पे जाके जुड़ जाए, लेकिन दोनों जुड़ेगा सेम साइड ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन वहां है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रखा है, तो एड्सॉर्प्शन मेटल पे तो पहले से चिपक चुका है, अब एल्कीन उसके ऊपर आ रहा है। आप समझो, पहले मेटल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन जाके यहां चिपक चुका है, अब ऊपर से एल्कीन आ रहा है, तो हाइड्रोजन तो एक ही साइड से ऐड होगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि एक मेटल में है, एक मेटल से बाहर निकला हुआ हाइड्रोजन, वो पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाके मेटल पे पहले से चिपक चुका है। अब हाइड्रोजन मेटल पे चिपक चुका है, मेटल जाके अपना एल्कीन से जाके बॉन्ड बना देता है, तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और आपके पास एल्केन बनता है। हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है, इसको सिन एडिशन कहते हैं। इसको फटाफट बना लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड 12 पॉइंट्स है वो भी पढ़ने वाले हैं। नोट, कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जो हाइड्रोजन है क्या उसका एड्सॉर्प्शन होता है?
तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल गेट्स एड्सॉर्ब्ड, हाइड्रोजन मोलिक्यूल गेट्स एडसॉर्ब। और एडसॉर्प्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास रफ सरफेस था, उसके पास होल्स थे, इसलिए आ गया। गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस। एक और बात मुझे बताओ, हमने मेटल ले लिया, अच्छी बात है, मेटल कैटलिस्ट लिया है, डी ब्लॉक ही क्यों लिया? नो, डी ब्लॉक कैटलिस्ट ही क्यों लिया भाई? वहां पे आपको कोई और क्यों नहीं लिया? एल्युमिनियम क्यों नहीं दिख रहा वहां पे? वहां पे मैग्नीशियम क्यों नहीं दिख रहा? पोटेशियम क्यों नहीं दिख रहा? वो सब मेटल है, मेटल कैटलिस्ट बोला ना, बट मेटल कैटलिस्ट हमने डी ब्लॉक ही क्यों लिया? वाई? रिएक्टिव, एस ब्लॉक तो हाईली रिएक्टिव होता है, डी ब्लॉक रिएक्टिव नहीं होता, ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक वाले के पास पोर्स ज्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्स आर मोर, रीजन वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो आसानी से पोर्स अवेलेबल करा सकता है। सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है कि पोर्स एफ सेंटर्स ज्यादा बनते हैं जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा होता है। बट आप लिख लीजिएगा कि वाई डी ब्लॉक ही लेते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्स या एफ सेंटर्स। डी ब्लॉक मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल से हाई अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्स। चलिए, अब इसके बाद लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके पास 11-12 पॉइंट्स हैं, सब लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप बताइए, कैटलिस्ट को किस फॉर्म में लेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, मोल्टेन? सॉलिड। सॉलिड रिएक्शन कैसे करेगा भाई? मेटल सॉलिड ही होता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है मेटल। क्यों? सॉलिड ही लेंगे, चलिए ठीक बात है, ठीक बात है, सॉलिड लेंगे। बट और कौन सॉलिड के किस फॉर्म में लेंगे? मतलब मेटल का टुकड़ा लेंगे या क्या लेंगे, कैसे लेंगे? शीट? नो, देखने में वही लगता है, इसीलिए मैंने पूछा। देखने में लगता है कि मेटल का शीट लेते हैं। मेटल का फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लेते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा है कि कैटलिस्ट जो लेते हैं वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाउडर करने के बाद क्या सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो कैटलिस्ट रिएक्शन ज्यादा देगा। तो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज टेकन, ब्रैकेट में लिखिएगा पाउडर फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इज टेकन। हो गया यहां तक? नहीं हुआ? तुम लोग क्या घर से मेहंदी लगा के आ गए हो क्या वापस? और बेटा जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या पढ़ाई आपकी नहीं होगी? अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने जाओगे तो, अब पढ़ाई नहीं होगी तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे भाई, पिटोगे में कैसे होगा भाई? ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें? कैसे, इधर से? पढ़ोगे भाई, हिंदी में मेरा वैसे काम 35 है पूरा, एकदम बढ़िया। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ऐसे याद रख लो। चलो ठीक है, तो छूट गया, अब लिख लो खुद से। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। हो गया?
चलो एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सवाल में आपके फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेगा, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट इज टेकन। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट, कौन कौन से मेटल कैटलिस्ट? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम और रानी निकल इज टेकन। सबसे पहला एनसीईआरटी में थ्योरी में यही लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिखना पाउडर फॉर्म। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पाउडर फॉर्म लिया जाता है क्योंकि सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट के बाद सेकेंड पॉइंट है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज एक्सोथर्मिक। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक इसलिए है, ब्रैकेट में लिखो, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव स्लैश डेल्टा एच लेस देन 0। एक्सोथर्मिक को ऐसे ही दिखाते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच लेस देन 0, क्योंकि जो आपका ये क्या बना रहा है, क्या अनसैचुरेटेड से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बेटा एक पाई एंड एक सिग्मा से 2 सिग्मा बना दे रहा है? एक पाई एक सिग्मा क्या अनस्टेबल है एज कंपेयर टू 2 सिग्मा? 2 सिग्मा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जब स्टेबल बनता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होता है तो क्या हम उसको एक्सोथर्मिक कह देते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी क्या उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को बेटा हम लोग कहते हैं HOH, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, HOH। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये हमने पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक है, अच्छी बात है, ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और अच्छी बात है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट कि जब यहां पे सबसे पहला हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हुआ, सबसे पहला स्टेप हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हुआ, जो कि हम लिख चुके हैं। फिर लिखिए 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। 4 मेंबर, अब MCTS लिख सकते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एंड हाइड्रोजन क्या हमेशा सेम साइड से ऐड होगा? हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड। हाइड्रोजन आपका हमेशा सेम साइड से ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड। और हाइड्रोजन जब सेम साइड से ऐड होता है तो क्या हम इसको बोल देते हैं बेटा सिन एडिशन होगा? सेम साइड से एडिशन को बेटा जी हम लोग सिन एडिशन कह देते हैं। पॉइंट नंबर 4, फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपका फॉर्म होता है 4 MCTS। लिखो 12 पॉइंट है टोटल, एक एक करके सारे लिखवाते हैं। एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे कुल मिला के 5 लाइन लिखा हुआ है, जिसमें से 2 लाइन लिखा हुआ है कि यू विल स्टडी लेटर। लिखो निकल कैटलिस्ट जब आप लोगे, जब आप बेटा H2 निकल लेते हो तो आपको बेटा हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, और टेम्परेचर होता है बेटा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर आप H2 प्लैटिनम लेते हो या H2 पैलेडियम लेते हो तो इन दोनों केस में बेटा रूम टेम्परेचर पर ये काम हो जाता है, उसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। निकल छोटा है ना, तो छोटे बच्चों को बेटा हाई टेम्परेचर देना ही पड़ता है, तभी सुनते हैं। तो H2 निकल है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लेगा, प्लैटिनम पैलेडियम साइज में बड़े हो गए तो इनको बेटा रूम टेम्परेचर पर ही काम हो गया। जो निकल है
इस रिएक्शन को एक स्पेशल साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ही है, बट इसको साइंटिस्ट के नाम पे लिखा गया है। इसको स्पेशली बुलाते हैं, जब भी H2 निकल से हाइड्रोजनेशन कराओगे उस रिएक्शन को बोल दिया जाएगा सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। हाँ, नो, रॉन्ग। H2 निकल वाले को बोलते हैं। राणे इज अ अलग साइंटिस्ट, राणे साइंटिस्ट के नाम पे राणे निकल लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। निकल वाले को बोलते हैं H2 निकल वाले को, और हर जगह लिखा हुआ है, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। H2 निकल को आप बोलोगे सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। राणे निकल जिन्होंने दिया था वो राणे अलग साइंटिस्ट है, उनके नाम पे उनका नाम में राणे था, सरनेम पे लिखा हुआ है। चलिए, सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन, ये निकल को ही बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 6th पॉइंट, सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड हो गया, 4 मेंबर साइक्लिक। हाँ, क्या बेटा यहां पे मीथेन का फॉर्मेशन आप कर पाओगे कभी? नो, क्योंकि आपका रिएक्टेंट क्या होगा, एल्कीन या एल्काइन, वहां तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो मिनिमम आपको 2 कार्बन का ही प्रोडक्ट मिलेगा। CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहां पे CH4 मीथेन कभी भी फॉर्म नहीं होगा। 7 नंबर। अब मुझे सोच के बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसमें कौन सा ओवरलैप हुआ है? फिर से देखना, क्या ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सा ओवरलैप हुआ है? हाइड्रोजन का 1s है, कार्बन का sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो इन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप होता है, ठीक है। इन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ओवरलैप कौन होता है? इन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कार्बन और हाइड्रोजन का ओवरलैप होता है। कौन सा ओवरलैप होता है? तो कार्बन का बेटा sp2 और हाइड्रोजन का 1s, ऐसा ओवरलैप होता है। और इतना तो पता ही होगा कि 2 ओवरलैप होता है तो 2 बॉन्ड बनता है, ये तो नॉर्मल है। NCTS में ओवरलैप ये होता है। 8th पॉइंट, क्या ये रिएक्शन मेटल सरफेस के ऊपर हो रहा है? अगर मेटल सरफेस के ऊपर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं दिस रिएक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये रिएक्शन मेटल सरफेस पे हो रहा है तो दिस रिएक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। दिस रिएक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, अच्छी बात है। ये सरफेस के ऊपर हो रहा है, मेटल सरफेस। अच्छा, जो भी रिएक्शन मेटल सरफेस के ऊपर होगा, ध्यान रखिएगा आज के बाद, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन सरफेस फेनोमेना है उसमें स्टीरिक क्राउडिंग प्लेज अ मेजर रोल। उसमें रिएक्शन जो होगा वो स्टीरिक क्राउडिंग के बिहाफ पे होगी। मतलब अगर कम स्टीरिक क्राउडिंग है तो रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर क्राउडिंग बढ़ गया तो रिएक्शन कम हो जाएगा। जब जब सरफेस फेनोमेना की बात होगी, यहां पे रिएक्शन स्टीरिक क्राउडिंग के बिहाफ पे आगे बढ़ता है। तो दिस इज अ सरफेस फेनोमेना, ब्रैकेट में लिखेगा स्टीरिक क्राउडिंग प्लेज अ मेजर रोल। दिस इज अ स्पेशल सरफेस फिनोमेना, स्टीरिक क्राउडिंग प्लेज अ मेजर रोल। इस रिएक्शन में स्टीरिक क्राउडिंग का रोल है। मतलब अगर क्राउडिंग हो गई, एल्कीन के चारों तरफ मान लो बल्की ग्रुप लग गए, तो क्या हाइड्रोजन आसानी से ऐड होगा ना? नहीं होगा बेटा। अगर एल्कीन के चारों तरफ मान लो यहां पे एल्कीन बनाया और इसके चारों तरफ बल्की बल्की ग्रुप डाल दिया, तो क्या कभी हाइड्रोजन आसानी से ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन लगने लगेगा बल्की ग्रुप से। लेकिन अगर एल्कीन के पास छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो क्या अब आसानी से हाइड्रोजन अप्रोच कर पाएगा? तो हाइड्रोजन का अप्रोच आसान हो गया तो रिएक्शन आसान हो गया। तो क्राउडिंग ज्यादा है, रिएक्शन कम हो गया। क्राउडिंग कम है, रिएक्शन ज्यादा हो गया। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्राउडिंग के? तो मैं लिख सकता हूं कि कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का जो रेट है, रेट ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड कर रहा है? हां, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। स्टीरिक क्राउडिंग समझ गए ना, कि अगर बल्की ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब स्टीरिक क्राउडिंग है, और अगर बल्की ग्रुप नहीं लगा है स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है। अगर स्टीरिक क्राउडिंग से सॉल्व ना हो, तब एक लास्ट स्टेप देखते हैं
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कम स्टेबल होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो कम रिएक्शन करेगा, सिंपल बात है। पहले आपको किसको देखना है? स्टीरिक क्राउडिंग को। स्टीरिक क्राउडिंग कम है मतलब रिपल्सन कम है, जल्दी रिएक्शन होगा। स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो रेट आपका इस पे डिपेंड करता है। 10th पॉइंट, आपसे एक सवाल है। मान लो आपके पास बेटा एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है और एल्कीन का, कौन जल्दी करेगा? एल्काइन जल्दी करेगा। क्यों? दो पाई बॉन्ड तो जल्दी करेगा? नो। एल्काइन में क्या बेटा, वो sp हाइब्रिडेशन लीनियर शेप हो जाएगा। अब लीनियर शेप हो गया, देखो एल्काइन में कैसे बनता है। एल्काइन में देखो क्या यहां पे लीनियर शेप हो गया। अब हाइड्रोजन बड़ी इजीली अटैक कर पाएगा। एक स्ट्रेट लाइन के इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से कहीं से भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में 360 डिग्री अवेलेबल है, लीनियर शेप है, 360 डिग्री से अप्रोच हो सकता है, तो ज्यादा अप्रोच हो सकता है। यही अगर मैं एल्कीन कर दूं तो क्या बेटा क्राउडिंग बढ़ गया? देखो अभी एक एक ब्रांच लगा था, क्या अब दो दो ब्रांच लग गया? क्या क्राउडिंग बढ़ गया? अब क्राउडिंग बढ़ गया तो हाइड्रोजन आसानी से ऐड नहीं होगा। क्या यहां पे हाइड्रोजन आसानी से ऐड हो जाएगा? क्योंकि एक क्राउडिंग कम है। तो एल्काइन और एल्कीन में कंपेयर करें तो एल्काइन का हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है, बिकॉज हाइड्रोजन कैन अप्रोच इजिली। हाइड्रोजन का अप्रोच आसान हो जाता है एल्काइन में। हाइड्रोजन कैन अप्रोच इजिली। क्यों अप्रोच आसान कर देता है? बिकॉज ऑफ लीनियर शेप। हाइड्रोजन कैन अप्रोच इजिली बिकॉज ऑफ लीनियर शेप। ओके, रेट जो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। पहला काम कैटलिस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कैटलिस्ट का रोल है कि वो रिएक्शन को आपने जो बताया कि स्लो या फास्ट कर सकता है। दूसरा मैंने बताया कि सरफेस एरिया दे देता है जहां पे सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जगह आके रिएक्शन कर पाए। तीसरा जो होता है कैटलिस्ट, वो एनर्जी कम करा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन होगा पर बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। बट कैटलिस्ट से रिएक्शन आसान हो जाता है, कम रिएक्शन में काम हो जाता है। एक ग्राफ बना के बताता हूं आपको। मान लो यहां पे एनर्जी है और ये रिएक्शन है, तो अगर बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन कराऊं तो बेटा कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, हाई एनर्जी लग रहा है। लेकिन अगर मैं कैटलिस्ट से रिएक्शन, कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन कराऊंगा तो कैटलिस्ट की मदद से बेटा कुछ इस तरीके में ही रिएक्शन हो जाएगा। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी हाई, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। तो ये जो ग्राफ है ये विदाउट कैटलिस्ट ग्राफ है, विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये विद कैटलिस्ट वाला ग्राफ है। तो कैटलिस्ट 3 रोल आपको यहां पे निभाता हुआ नजर आया। सरफेस एरिया देने का काम है, स्पीड फास्ट या स्लो करने का काम है, और आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम है। हर रिएक्शन को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कैटलिस्ट कम देता है। तो यहां पे लिखेंगे कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। हर रिएक्शन के बारे में बेटा सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर होने चाहिए, तभी रिएक्शन के मतलब क्वेश्चन बनेंगे, एल्स नहीं बनेगा। आप लोग क्या करते हो, मैकेनिज्म लिखते हो, फिर क्वेश्चन में घुस जाते हो, जब रिवीजन करते हो तो नील बटा सन्नाटा दिखता है। फिर आपको सारे जब थ्योरी कवर होगा तो आपके पास देखना रिएक्शन। इसमें 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने शायद सुना भी नहीं होगा। इसमें देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हाइड्रोजनेशन से बनते हैं। वो भी टाइप 1 टाइप 2 करके सारे करेंगे, है ना। ये वाला वाई एक्सिस पे एनर्जी है। ग्यारह पॉइंट्स हो गए आपके पास। 12वां पॉइंट बनता है राने निकल क्या होता है, व्हाट इज राने निकल। राने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब रिएक्शन होने के बाद उन्होंने एक नया सा कैटलिस्ट दे दिया जो कि इनसे बेहतर कैटलिस्ट था।
निकल से भी बेहतर, प्लैटिनम से भी बेहतर, पैलेडियम से भी बेहतर कैटलिस्ट उन्होंने इजाद कर दिया। कैसे किया? तो अलॉय जानते हो अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। मेटल मेटल को मिला के जो नया चीज बनाया जाता है वो अलॉय है। अब निकल और एल्युमिनियम का अलॉय उन्होंने लिया। सब लोग सुनना, रहने निकल क्या है। निकल और एल्युमिनियम का एक अलॉय लिया, उसको उन्होंने NaOH में डिसॉल्व कर दिया, और NaOH में एल्युमिनियम डिसॉल्व हो जाता है। NaOH में एल्युमिनियम बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। तो देखो अलॉय किसका लिया था? निकल और एल्युमिनियम का। NaOH में डालते ही एल्युमिनियम तो सारा घुल मिल गया, उसमें सॉल्युबल हो गया। बचा कौन? निकल। अब वो जो निकल बचा है, क्या उसमें से सारे के सारे एल्युमिनियम निकल चुके हैं? तब वो जो निकल है, क्या उसका सरफेस और रफ हो चुका होगा? क्योंकि पहले से उसमें एल्युमिनियम चिपका हुआ था। अब एल्युमिनियम सारे के सारे निकल गए, तो क्या वो सारे के सारे निकल ज्यादा उसमें सरफेस एरिया हो गया उसका, यानी कि ज्यादा रफ सरफेस हो गया, ज्यादा पोर्स अवेलेबल हो गए। तो वो जो राने निकल है, NaOH में डिसॉल्व करने के बाद वो जो बना उसको राने निकल कहते हैं, और वो हाईली एक्टिव कैटलिस्ट होता है एज कंपेयर टू दीस। क्यों? इनके कंपैरिजन में उसके पास पोर्स ज्यादा है, इनके कंपैरिजन में उसका सरफेस रफ है, इनके कंपैरिजन में उसका एड्सॉर्प्शन अच्छा होता है, इनके कंपैरिजन में वो एल्कीन और एल्केन को ज्यादा अच्छे से मिलवा पाता है। राने निकल का ये यूज है। फिर से सुनना, व्हाट इज राने निकल। ये सब आपके पास रिएक्शन हो गया, सब हो गया। बहुत सालों बाद राने नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा इनसे भी बेहतर कैटलिस्ट हमारे पास है, निकल से भी बेहतर, प्लैटिनम से भी, पैलेडियम से भी, जो और अच्छे से रिएक्शन करवा पा रहा है। तो लोगों ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया निकल एल्युमिनियम का अलॉय लो, उस अलॉय को NaOH में डिसॉल्व कर दो। तो जो एल्युमिनियम है वो तो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, बचा कौन? निकल। तो वो जो बचा हुआ निकल है, देखा गया कि उसका पोर्स जो है वो हाईली एक्टिव, उसका पोर्स ज्यादा अवेलेबल है उस पर, क्योंकि एल्युमिनियम जो पहले से चिपका हुआ था वो NaOH में निकल गया, तो उसके पास पोर्स खाली बच गए। उसके बाद जो सरफेस था वो और रफ हो गया था, तो रफ सरफेस की वजह से, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्स की वजह से, इट इज हाईली एक्टिव कैटलिस्ट। निकल से ज्यादा एक्टिव कैटलिस्ट था, प्लैटिनम से ज्यादा एक्टिव कैटलिस्ट था, ये ज्यादा अच्छा रिएक्शन दे पा रहा था, इसलिए राने निकल को भी यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो 11th के बाद 12वां पॉइंट यहां पे लिख दीजिएगा, 12th पॉइंट, राने निकल क्या है। साइंटिस्ट के ऊपर नाम लिखा गया है राने निकल। निकल प्लस एल्युमिनियम अलॉय इज टेकन, निकल प्लस एल्युमिनियम अलॉय इज डिसॉल्व्ड इन NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में, निकल और एल्युमिनियम अलॉय को डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने से पाया गया कि एल्युमिनियम इज सॉल्युबल इन NaOH। एल्युमिनियम बेटा NaOH में सॉल्युबल होता है एंड फॉर्म्स NaAlO2, और बेटा आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। अभी छोड़ दीजिए, ये वाला आपके पास आ जाएगा, P ब्लॉक में आ जाएगा आपके पास, बट लिख लीजिएगा, समझाऊंगा नहीं, P ब्लॉक में आएगा आपके पास। एल्युमिनियम इज सॉल्युबल इन NaOH और वो NaAlO2 सॉल्युबल बना लेता है। द लेफ्ट ओवर निकल, जो बचा खुचा रेसिड्यू जो होता है, लेफ्ट ओवर निकल जो होता है, इज कॉल्ड राने निकल। जो बचा हुआ निकल हो जाता है दैट इज राने निकल, और दिस इज हाईली एक्टिव कैटलिस्ट। ये बाकियों से ज्यादा एक्टिव होता है, ये एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज हाईली एक्टिव कैटालिस्ट, बाकियों से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बाकियों से ज्यादा अच्छा रिएक्शन देता है। बस एक टर्म है राने निकल, क्या है उसको लिख लीजिए बस। सिन एडिशन तो समझ गए कि दोनों सेम साइड से ऐड होगा। हो गया, सारे पॉइंट्स आपके 12 हो गए ना? तो 12 पॉइंट्स ही थे टोटल। अब लिखो टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में आपके पास सिंपल हाइड्रोजन को ऐड कराने वाले क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया होता है, रिएक्टेंट पूछ रहा होता है। टाइप 3 वाले में स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा होता है कि थ्रियो बनेगा एरिथ्रियो। अभी इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्ट बनाना सीख लेते फिर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कार टैम के बारे में, कार और टैम सुना है? नहीं सुना है? सही बताओ, कार और टैम नहीं सुना है? सिस में एंटी एडिशन करने पर रेसमिक मिलता है, सुना तो होगा ना? ट्रांस में एंटी पे मीजो बनता है टैम, और सिस में एंटी पे रेसमिक बनता है स्कार। खैर, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग दूसरी चर्चा करेंगे।
एनसीईआरटी में देखो 4 लाइन लिखा हुआ है इसमें, और उससे एक भी सवाल नहीं होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ के पहली बार आपको गुस्सा होगा, यार ये क्यों दिया ऐसा, मन करेगा पेपर फाड़ दें, पर फाड़ना नहीं है, भावनाओं पे कंट्रोल रखना। उसने सीधा बोला है कि सिन एडिशन होता है फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। बस आगे बढ़ गया वो, फिर वो अल्काइल हैलाइड से पढ़ाने लगा था। चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन करें, हो गया सबका? लिखो भाई, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन, हेडिंग डाल दीजिएगा, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट रिएक्शन दिया होगा और आपको प्रोडक्ट पूछ रहा होगा टाइप 1 क्वेश्चन में। राइट प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे वाले रिएक्शंस जो लिए गए हैं उसके प्रोडक्ट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन लिख देते हैं। सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको। चलो ये कर लो। एक्चुअली हाइड्रोजनेशन एनसीईआरटी में क्यों कम दिया है, क्योंकि कुछ हाइड्रोजनेशन यहां दिया है, कुछ अल्काइल हैलाइड में दिया है, कुछ अल्कोहल फिनॉल में दिया है, तो आपको सारे ही पढ़ने हैं। ये 8 क्वेश्चन बहुत ही नमूने टाइप क्वेश्चंस हैं, जल्दी करेंगे। लिख लिया सबने? आपका हाइड्रोकार्बन फिनिश होके हेलो एल्केन हेलो अरीन फिनिश करना है मुझे दिवाली से पहले। हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ 15-16 लेक्चर का काम है, बट करेंगे उसको, कर लेंगे यार, संडे वनडे निकाल लेंगे काम। अरे अगले वाले को ले लेंगे भाई, वो हो जाएगा तो। 7, 6 to 7, उसके बाद के सब में 6 to 7।
चलो, आपके पास सबसे पहले H2 निकल में हमने पढ़ा है कि भाई हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है, यही पढ़ा है। तो आप ये एल्कीन में डबल बॉन्ड हटा दो और हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड कर दो, तो दोनों हाइड्रोजन आप क्या करोगे, या तो वेज पे लगा दो, या फिर बेटे दोनों हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हो, डैश पे लगा दो। H यहां पे लगा दिया या फिर H यहां पे लगा दिया, दोनों हाइड्रोजन या तो वेज पे लगाया या डैश पे लगाया, आपकी मर्जी है, सेम साइड से लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। सिमिलरली D2 निकल में क्या करोगे, दोनों हाइड्रोजन या तो आप वेज, दोनों ड्यूटेरियम या तो वेज पे लगा दो, या तो दोनों ड्यूटेरियम में क्या करोगे, डैश पे लगा दोगे। सिंपल सी कहानी है, सेम साइड से लगाना है। आप ये लिखो, बात एक ही है बेटा। और दिस सेकंड में आप देखोगे H2 निकल जब तक है और आसान है कि डबल बॉन्ड हटाओ और आपके पास दोनों हाइड्रोजन या तो वेज पे लगाओगे या तो दोनों हाइड्रोजन आपको डैश पे लगाओगे, दोनों हाइड्रोजन या तो वेज पे लगाओगे या दोनों हाइड्रोजन आपके पास डैश पे लगा दोगे। D2 निकल की बात करोगे, दोनों ड्यूटेरियम या तो वेज पे लगाओगे या दोनों ही डैश पे लगा दोगे। सिंपल से प्रोडक्ट लिखने, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ड्यूटेरियम यहां आ गया, ड्यूटेरियम यहां आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड वाले में जब आप लिखने आओगे तो देखो मिथाइल इथाइल जैसा है वैसा ही रहेगा, मिथाइल को यहां लगा दो, इथाइल को यहां, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें तो क्या ऐड करना है, D2, तो दोनों ड्यूटेरियम या तो आप वेज पे लगा दो या दोनों ड्यूटेरियम आप डैश पे लगा दो। तो मान लो मैंने दोनों ड्यूटेरियम को वेज पे लगा दिया, या फिर आप दोनों ड्यूटेरियम को क्या लगा दोगे, डैश पे लगा दो। मिथाइल यहां पे लगा दो, इथाइल या तो डैश पे ड्यूटेरियम लगा रहे हो या तो यहां पे डैश पे ड्यूटेरियम लगा रहे हो, दोनों वेज पे लगेगा या दोनों डैश पे लगेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से देखोगे तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाओगे, जरा बोर्ड पे देखना कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज कर लो भाई, और अब प्रोडक्ट ही बदल जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, बदल लो, ये आगे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां लगा लो, वो वाला कंजुगेटेड डाइइन हो जाता, राइट, अभी पढ़ना है उसको। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड हटेगा और डबल बॉन्ड हट के आपके पास ड्यूटेरियम लगने वाला है। ड्यूटेरियम या तो दोनों ड्यूटेरियम ऊपर लगा दो या तो दोनों ड्यूटेरियम आप चाहो तो नीचे लगा दो, या तो ऐसे लगा दो, और आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, दोनों ड्यूटेरियम को नीचे लगा दो, H ऊपर कर दो, DD नीचे कर दो, H ऊपर कर दिया, DD नीचे कर दिया, बस दिखाने का बस तरीका है। डबल बॉन्ड हटाना है, ड्यूटेरियम लगाना है, H पहले से है, देखो 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक H पहले से है, तो एक एक H पहले से हमें D और D ऐड करना है, तो दोनों D या तो ऊपर लगा दो, दोनों D या तो नीचे लगा दो, सेम साइड से लगना है, किधर भी लगा सकते हो। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में जब आप जाओगे तो साइक्लोहेक्सेन है, ये वेज पे था, वेज पे ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, प्रोडक्ट कहीं और बनाना ही नहीं है। प्रोडक्ट आपको केवल डबल बॉन्ड पे देखना है, वो तो कैसा रहे, वेज रहे डैश रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या करना है, या तो दोनों हाइड्रोजन वेज पे लगाना है या तो दोनों हाइड्रोजन आपको डैश पे लगाना है, आपकी मर्जी है कैसे लगाना है, या तो दोनों हाइड्रोजन वेज पे लगाना है या दोनों हाइड्रोजन आपके डैश पे लगाना है। बात बाकी वेज रहे डैश रहे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो जैसा है एज इट इज रह जाएगा, उसमें नो चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड में जब आप H2 लगाओगे तो क्या इस बार 2 मोल H2 है, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो आपके पास सिंपली 2 हाइड्रोजन लग के क्या ये बन जाएगा। या फिर आप इसको लिखना चाहो तो CH3 CH2 CH2 CH3, क्या यही आएगा, ये लिखो, बात एक ही है। जब आप ड्यूटेरियम लगा दोगे 2 मोल, जब आप 2 मोल ड्यूटेरियम लगा दोगे तो H के जगह क्या ड्यूटेरियम आएगा, CD2, फिर यहां पे भी बेटा H के जगह ड्यूटेरियम में आ गया CD2, फिर अगले वाले क्या CH3 चला गया है, और आप इसका मान लो ऐसा बना, मत ही बनाओ, उससे क्या मतलब है, 2 ड्यूटेरियम लग जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आप चाहो तो उसका 2 ड्यूटेरियम वाला प्रोडक्ट भी बना ही सकते हो, यहां पे D लगा दो, यहां पे भी D लगा दो, सिमिलरली यहां पे D लगा दो, यहां पे भी D लगा दो, 2 ड्यूटेरियम आ जाएगा। अब इसमें सेम साइड अलग साइड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, CD2।
चलो इधर में लगाओगे, जब यहां पे 2 ड्यूटेरियम लगाओगे तो क्या आपके पास CH3 लगेगा, फिर इस वाले में क्या 2 ड्यूटेरियम की वजह से CD2 हो जाएगा, आगे वाले में क्या आपके पास CHD2 बनेगा। एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 ड्यूटेरियम ही तो लगाना है, डबल बॉन्ड हटाना है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे 2 ड्यूटेरियम लगा CD2, यहां पे 2 ड्यूटेरियम लगा CD2, बट एक हाइड्रोजन पहले से था CHD2। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन है तो बड़ी सिंपल है, जब हाइड्रोजन है तो CH3 CH2 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 CH3, यही बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। जब H2 के साथ करोगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, लेकिन जब आप D2 के साथ करोगे तो ध्यान देना, सबसे पहले वाले में तो CH3 आ जाएगा, दूसरे वाले में क्या एक ड्यूटेरियम ऐड होगा, एक ड्यूटेरियम ऐड होगा तो क्या CHD आ जाएगा, CH2 आता बट एक ड्यूटेरियम आ गया तो CHD, फिर अगले वाले में भी एक ड्यूटेरियम ऐड होगा तो क्या यहां भी बेटा CHD आ गया, फिर नेक्स्ट कार्बन के पास जाओगे, क्या यहां पे 2 ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा तो क्या CD2 आ जाएगा, फिर अगले वाले में भी क्या आपके पास CD2 आ जाएगा, और अगला वाला तो आपके पास CH3 है और रहेगा। सिंपल क्वेश्चन। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक ड्यूटेरियम लग रहा है, जहां पे 2 डबल बॉन्ड है वहां पे 2 ड्यूटेरियम लग रहा है, सिंपल कहानी है, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करना है। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, लिखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन, नहीं टाइप 2 से पहले, सॉरी टाइप 2 से पहले, हो गया, हो गया ना, लिखे क्वेश्चन नेक्स्ट, 4-5 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और फिर आपके पास बेटा H2 निकल दिया है। सिमिलरली बेटा मान लो इसको D2 निकल दे देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, CH3NO2 दिया गया है, इसमें अगर आपके पास H2 निकल दिया गया है तो क्या बनेगा, और D2 निकल दिया गया है तो क्या बनेगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर आपके पास बेटे H2 निकल है तो क्या बनेगा, और D2 निकल है तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अगर मैंने यहां पे H2 निकल लगा दिया तो क्या बनेगा, और D2 निकल लगा दिया तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, CH3COOCl, इसमें अगर हमने H2 निकल डाल दिया तो क्या बनेगा, और D2 निकल डाल दिया तो क्या बनेगा। राइट द प्रोडक्ट। चलो अभी तक आपने हाइड्रोजिनेशन तो केवल अल्कीन अल्काइन में पढ़ा, अनसैचुरेटेड में, पर जरूरी नहीं है कि अनसैचुरेटेड में ही करे, कार्बन कार्बन का ही अनसैचुरेटेड में करे, कार्बन ऑक्सीजन के अनसैचुरेटेड को भी ये रिड्यूस करेगा, वहां भी तो हाइड्रोजन ही ऐड करना है, कार्बन नाइट्रोजन का भी अनसैचुरेटेड खत्म करेगा। बोर्ड पे देखिएगा 5 क्वेश्चन है। बताइए कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ही तो ऐड होगा, अब वो कार्बन कार्बन का हो चाहे कार्बन ऑक्सीजन का हो। तो देखो क्या यहां पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो देखो CH3 के बाद क्या ये 2 हाइड्रोजन ऐड करके CH2 बन गया, और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या NH2 बन गया। अगर मैं D ऐड करना चाहूं तो क्या यहां पे 2 ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा, और यहां पे भी बेटा 2 ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन में। सिंपल, अनसैचुरेशन को हटाने का काम होता है इसका, अब वो कार्बन कार्बन का हो चाहे कार्बन नाइट्रोजन का कार्बन ऑक्सीजन का, अनसैचुरेशन हटाना है। जैसे यहां आ जाओ, अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे विजुअलाइज करेगा, NO2 को थोड़ा एक्सपेंडेड कर लीजिएगा,
ठीक है, आगे आपके पास नेक्स्ट, यहां पे जब आप देखोगे तो देखो CH3 बेटा ये क्या करता है, डबल बॉन्ड है ना, तो CH3NH2 बना देता है। सिमिलरली ड्यूटेरियम के साथ CH3ND2 बना देता है। अब यहां पे आपको एक डाउट आएगा कि ये कैसे हुआ भाई, O तो गायब ही हो गया। देखो अब यहां पे आपको एक समझना है, क्या हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बार बार? हाइड्रोजिनेशन में बार बार क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। डबल बॉन्ड देखते ही हाइड्रोजन ऐड कर दे रहा है। अगर कोई ऐसा स्पेशीज या ऐसा कंपाउंड जो बार बार हाइड्रोजन ऐड कर दे या हाइड्रोजन ऐड कर दे सामने वाले में, क्या इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं? बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो H2 निकल जो प्रोसेस है ना, वो रिडक्शन प्रोसेस है। और रिडक्शन में ऐसा नहीं कि खाली हाइड्रोजन ऐड होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो भी हटता है। देखो ध्यान से, H2 निकल में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब ऐसा नहीं कि रिडक्शन में खाली हाइड्रोजन ही ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी रिमूव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन था, देखो रिमूव हो गया NO2 में। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है तो सिंपली आपके पास HH ऐड कर दो। हाँ हाँ 2 मोल होगा, अंडरस्टूड है। अब ट्रिपल बॉन्ड जहां भी है वहां 2 मोल होगा, ठीक है। तो यहां पे NO2 के केस में ऑक्सीजन हो फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन में नहीं करता ये, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में वहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन को हटा देगा। तो यहां पे नोट करके लिखेंगे, नोट कि H2 निकल, या फिर लिखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस बिकॉज इट एड्स हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऐड करता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसमें लॉजिक मत लगाइएगा, याद कर लीजिएगा इसको कि NO2 को NH2 में बदल देता है वो, सिंपल। NO2 का रिडक्शन अभी आगे पढ़ना है, लॉजिक नहीं लगेगा इसमें कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऊपर वाले में क्यों नहीं हटा, ये सब मत लगाइए, सिंपल लगा दीजिए NO2 का रिडक्शन NH2 बनता है। आगे आपको पढ़ाऊंगा NO2 वाले में, पूरा मैकेनिज्म है उसका। चलिए उसके बाद यहां पे भी आप क्या करोगे, H और H ऐड कर दोगे। तो H और H ऐड करोगे तो CH3, जब क्या यहां पे H ऐड होगा तो CH2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन में H ऐड होगा तो क्या अल्कोहल हो जाएगा। आपने पढ़ा भी था एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, सुना होगा, वही है। अगर D2 जोड़ना है तो दोनों जगह D2 जोड़ दीजिए। क्या कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक H पहले से एक ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास OD बन जाएगा, OH की जगह OD बन जाएगा। नेक्स्ट, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां H जोड़ दो। तो CH3 है, डबल बॉन्ड है बेटा, आपके पास H जोड़ दिया और आपके पास सिंपली बन गया। अगर आप ड्यूटेरियम जोड़ोगे तो CH3 CD बन जाएगा, यहां पे OH बन जाएगा, यहां पे बेटा CH3 बन जाएगा। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ, हाँ ये रिडक्शन में बाद में पड़ेगा, अभी याद करना है। दिस इज पोस्ट एल्डिहाइड कीटोन का टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी बस याद करना है कि एल्डिहाइड से OH रिमूव होता है, NO2 में बस O रिमूव होता है, बाकी हर जगह रिमूव नहीं होगा, राइट। दोनों दोनों रिमूव हो जाएगा, लिख लीजिए अगर वो करना है कि NO2 में दोनों ऑक्सीजन रिमूव, केवल NO2 में बस, बाकी में नहीं, दोनों ऑक्सीजन रिमूव करना, अभी के लिए याद करना है, बाद में इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। बाकी जगह पे तो सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बट NO2 के केस में हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है। क्या 12 नंबर में, हाँ हाँ OH की जगह D आएगा, बिल्कुल सही बात है, मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे जब आप जाओगे सेम कहानी यहां भी आ जाएगा, CH3 CH2 OH और CH3 CD2 नहीं CHD और आपके सामने OD,
ठीक है, यहां भी बेटा Cl इज रिमूव्ड। NO2 और CH3COCl में बेटा दो स्पेशल केस हैं, याद रखना है स्टार लगा के रट्टाफिकेशन। अभी के लिए रट्टाफिकेशन, आगे बेटा एल्डिहाइड कीटोन में समझ आ जाएगा। अब यहां पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि H2 निकल रिड्यूस करता है, लेकिन किसको? क्या सबको करता है या किसी किसी को करता है? किसी किसी को करता है, उसका चार्ट बनाना है। H2 निकल की रिडक्शन किसको किसको रिड्यूस करता है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, वो अभी आपको लिखना है। H2 निकल रिडक्शन करता है, किसको किसको रिडक्शन करता है लिखते हैं। H2 निकल, ऐसा नहीं कि सबको रिड्यूस कर देगा, H2 निकल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसको किसको रिड्यूस करता है एक बार लिख लीजिए। आपके सामने सबसे पहले बेटा एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, देखो आपके सामने एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता हुआ दिखा दिया है। एसिड हैलाइड में बेटा एल्कीन को रिड्यूस करेगा, एल्काइन को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को, एल्कीन को, एल्काइन को, और किसको? नाइट्रो को, और किसी को? एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को, और किसी को? साइनाइड को, और कोई है? साइनाइड है, नाइट्रो है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड है। एल्कीन एल्काइन तो हमने पढ़ा हुआ है। तो H2 निकल के लिए बेटा ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रिएक्शन के लिए काम आएगा आपको। ठीक है, स्टार स्टार बना लीजिए, डब्बे में बना लीजिए। H2 निकल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन करता है, लेकिन कहां कहां रिडक्शन करता है वो मैंने आपको बना दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए तो क्या वो रिड्यूस करेगा? नहीं। एस्टर को रिड्यूस करेगा? नहीं। अमाइड को रिड्यूस करेगा? नहीं। इनको छोड़ दिया जाए, उसके सामने अगर H2 निकल, मैं लिख दूं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सामने H2 निकल, नहीं करेगा रिड्यूस, वहां पे H ऐड नहीं कराएगा। इनके छोड़ के बाकी कहीं पे रिड्यूस नहीं कराएगा। साइनाइड में कवर हो गया वो। अब लिखो टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन, राइट पॉसिबल रिएक्टेंट। हो गया यहां तक ना? हो गया ना? राइट पॉसिबल रिएक्टेंट एल्कीन्स। टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन ऐड करना था, ड्यूटेरियम ऐड करना था, बड़ी सिंपल सी कहानी थी। टाइप 2 क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा राइट पॉसिबल रिएक्टेंट एल्कीन। राइट पॉसिबल रिएक्टेंट एल्कीन। आपके पास प्रोडक्ट बना के देगा, बट आपको एल्कीन, रिएक्टेंट एल्कीन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये दिया है H2 निकल, और आपके पास बेटे प्रोडक्ट बना दिया है कुछ ऐसा। कह रहा है एल्कीन कौन कौन सा हो सकता है बताइए। लिख रहा है ए क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है। सेकंड में बी में H2 निकल दिया हुआ है और आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाया हुआ है। बी क्या हो सकता है वो पूछ रहा है। सी में आपके पास है H2 प्लैटिनम लिखा हुआ है और ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है। पूछ रहा है सी क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, H2 पैलेडियम लिखा हुआ है और यहां पे आपके पास राइट पॉसिबल एल्कीन्स। डी क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा होमवर्क में करेंगे और H2 निकल दिया गया है। 5 बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन है इसलिए मैंने उसको दे दिया। ये सब नीट लेवल के क्वेश्चन, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है।
5 में आपके पास ई है, ई से आपके पास ई क्या क्या हो सकता है आपको बताना है। चलिए, इसका एफ क्या क्या हो सकता है वो बताना है। लास्ट क्वेश्चन इज कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है यहां पे जी। अब कार्बोनिल कंपाउंड जी में H2 निकल दिया गया है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोडक्ट। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपका दिमाग की सारी नसें जो हैं खुल जाएंगी। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द पॉसिबल एल्कीन्स, रिएक्टेंट पूछ रहा है, इस बार प्रोडक्ट दे दिया, अब पूछ रहा रिएक्टेंट क्या क्या हो सकता है। ए के बारे में सोचें, आओ बोर्ड पे देखो, साथ साथ में करते हैं। बोर्ड पे देखो ए के बारे में क्या क्या हो सकता है, मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं ए का। ए क्या क्या हो सकता है देखो ध्यान से, ए के बारे में क्या बेटा, ये भी तो एक ए हो सकता है, यहां पे H2 ऐड करोगे तो वही बनेगा। क्या ये भी एक ए, ये भी हो सकता है ना। आप सोच रहे हो ये भी हो सकता है, सेम हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर ट्रांस हो सकता है तो बेटा सिस भी तो हो सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर, 3। हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर, 3 एल्कीन्स पॉसिबल है बेटा ए वाले में। इसमें सिस और ट्रांस होगा क्या, इस वाले में सिस और ट्रांस पॉसिबल है नहीं, वो तो जीआई शो नहीं कर रहा, सिस ट्रांस कहां से होगा, जीआई नहीं कर रहा, हो तो 2 H आ गए, जीआई नहीं शो कर रहा। 3 एल्कीन्स पॉसिबल है। अच्छा बी वाले में बताओ, व्हाट आर द पॉसिबल एल्कीन्स, बी वाले में 4 हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या बेटा ऐसा हो सकता है एक ये हो जाए, आप ये सोच रहे हो कि सर एक ये हो जाए, दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, ये ऊपर लगाओ ये ऊपर लगाओ, बात तो एक ही है, बोथ आर सेम। तो ये बनाओगे भी तो सेम नहीं बनाना है। क्या आप ये बना सकते हो, जरा ध्यान से देखना, ये वाला, लेकिन ये भी जीआई शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सिस ट्रांस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, सिस ट्रांस नहीं होगा। और सोचो क्या ये वाला भी तो एक पॉसिबिलिटी है, बट ये भी जीआई शो नहीं कर रहा है, सिस ट्रांस नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी, जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होकर ये लिख देते हैं कि सर ये देखो अलग लग रहा है, नहीं, फर्स्ट एंड द लास्ट आर सेम, पहला और लास्ट वाला सेम है। कितने एल्कीन्स यहां पे हैं, 3 ही एल्कीन्स यहां भी है बेटा, तो सेकंड वाले में भी 3 एल्कीन्स पॉसिबल है। देयर आर 3 एल्कीन्स पॉसिबल, जिसका हाइड्रोजनेशन करके प्रोडक्ट वो बनाया जा सकता है। मजा तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सी वाले में पॉसिबल एल्कीन्स, क्या बेटे आपके पास ये डबल बॉन्ड यहां पे क्या ये इसका हाइड्रोजनेशन करोगे यही बनेगा। अब ध्यान से देखना, क्या दूसरा पॉसिबल एल्कीन ये हो सकता है आपके पास कि कुछ इस तरीके से कर दे, क्या ये पॉसिबल एल्कीन है, इसका भी तो हाइड्रोजनेशन से वही बनेगा। क्या ये वाला पॉसिबल एल्कीन है, ये भी पॉसिबल एल्कीन है। क्या ये वाला भी पॉसिबल एल्कीन एक पॉसिबल है कि इसमें, हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स, रॉन्ग। इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या, बनेगा, गलत है, 4 नहीं हो, 4 से ज्यादा होगा, सोचो 6 बनेगा। देखिए ध्यान से बेटा, ये तो जीआई शो नहीं कर रहा है, सिस ट्रांस नहीं होगा, ये भी जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गधो ये कैसे जीआई शो करेगा, 6 मेंबर एल्कीन जीआई शो करता है, 8 मेंबर और उससे ज्यादा वाले साइक्लो एल्कीन जीआई शो करते हैं ना, तो जीआई शो नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला, ये भी जीआई शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये कायरल हो गया बेटा, क्या ये वाले के केस में ये वाला कायरल हो गया, देखो चारों डिफरेंट है उसके पास। अगर कायरल हो गया तो क्या बेटा इसका आर भी होगा एस भी होगा, आर भी होगा एस भी होगा, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 एल्कीन्स आर पॉसिबल, है ना धमाकेदार सवाल। हाउ मेनी एल्कीन्स आर देयर, इसमें बेटा आपको जीआई ओआई सारे सोचने, ठीक है। आप सबसे पहले डबल बॉन्ड बना के देख लो, या तो डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा या तो कायरल कार्बन होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है।
तो देखो कहीं भी ये भी जीआई शो नहीं कर रहा, साइक्लोएल्कीन 6 मेंबर जीआई शो नहीं करते, लेकिन ओआई तो सोच ही सकते हैं। यहां पे कोई भी कायरल नहीं है, कोई भी कायरल नहीं, लेकिन ये कायरल हो गया, एक ये, एक हाइड्रोजन और दोनों तरफ डिफरेंट है, एक ये, एक हाइड्रोजन और दोनों तरफ डिफरेंट है, तो कायरल हो गया। तो या तो जीआई हो सकता है या तो कायरल हो सकता है। तो कायरल होने का मतलब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और इसका मिरर इमेज, ये कायरल हो गया, ये और इसका मिरर इमेज। तो इन दोनों के दो, दो चार, दो 6, टोटल 6 एल्कीन्स पॉसिबल है। डी क्या क्या पॉसिबल है, डी में आइए। डी में जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, तो क्या डी में आपके पास कुछ इस तरह एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो यहां पे जीआई शो नहीं हो रहा, क्यों, दोनों हाइड्रोजन आ गए, जीआई शो नहीं होगा। क्या कायरल है, हाँ कायरल है, दिस इज कायरल, ये वाला कायरन कार्बन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये दो फॉर्म है इसके, ये भी एग्जिस्ट करेगा और मिरर इमेज भी, आरबी और एसबी। अब सोचो जरा, क्या ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, क्या कायरल है यहां पे, नहीं हो सकता ना, कायरल तो sp3 होना पड़ेगा, कायरल नहीं है। लेकिन क्या सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस है ना, तो सिस ट्रांस है, तो इसके भी दो एल्कीन है और इसके भी तो दो एल्कीन है, जीआई शो कर रहा है तो सिस ट्रांस होगा। अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं, क्या ये वाला, ये भी तो डबल बॉन्ड है, ये जीआई शो नहीं कर रहा, क्या कायरल है, नहीं, कोई भी कायरल नहीं है, इसका भी एक एल्कीन होगा। हाँ अगर मैं इसके इधर जाता हूं तो क्या ये सेम मिल जाएगा आपको, क्या सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखो ना ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ठीक है, तो ये नहीं बनाएंगे, उसके आगे भी जाओगे तो सेम है, कितने टोटल मिल रहे हैं, तो ही सेकंड वाले का सिस ट्रांस, मतलब सिस ट्रांस के बजाय इजेड सोच लो, भाई कॉमन ग्रुप्स नहीं है, इजेड तो हो ही सकता है, एक ई और एक जेड, भाई डिफरेंट ग्रुप्स है ना, और डिफरेंट ग्रुप्स है तो एक ई हो सकता है, एक जेड हो सकता है, तो कितने हो गए टोटल, 5। वो वाला होमवर्क करना, वो वाला होमवर्क करना, अगर ना आए तो बेटा अकेले में मिलना, इसका जो आंसर है बता देता हूं भाई, इसका जो आंसर है वो है 4, 6, 7, 9, 11, इसके बेटे 13 एल्कीन्स बनेंगे मात्र, इसीलिए बोला सिंगल डिजिट वाले ही आपके सिलेबस में होते हैं, डबल डिजिट वाले नहीं आते। तो आपके खतरों के खिलाड़ी तो आप हो ही, खेल लेना बेटा इसके साथ। आओ जरा बोर्ड पे देखो, अगर आपके पास CH3OH दिया गया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3OH दिया गया है तो कैसे होगा, एल्कीन सोचो, तो क्या इसका डबल बॉन्ड बना होगा ना, तो क्या यहां पे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो लगा होगा, तभी तो, और बेटा एक H यहां पे, एक H यहां पे, क्या यही होगा, इसी को हाइड्रोजनेशन करने से वो बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, एक H और एक H ऐड कर दिया ऊपर नीचे, CH3OH बन गया। Cl क्यों लगेगा, यहां पे H लगा दो, यहां पे H लगा दो, CH3OH बन गया, हाँ है ना, क्या ये पॉसिबिलिटी है नहीं है, यस। अब देखो 7th नंबर कंपाउंड में कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड ही होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने H2 निकल किया है तो ये बना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कार्बोनिल कंपाउंड में, क्या कार्बोनिल कंपाउंड में OH बना है, तो देखो आपके पास क्या डबल बॉन्ड O बन गया यहां पे, यही तो होगा, इसी के तो हाइड्रोजनेशन से वो बना होगा। लेकिन जैसे ही वो बना, क्या बेटा आपको नजर आया कि ये कायरल हो चुका है, और कायरल होने से क्या आपके पास दो कम कार्बोनिल बनेंगे यहां पे, एक नहीं दो, बस टाइप 2 क्वेश्चन ये होता है बेटा। टाइप 2 क्वेश्चन में ये देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या क्या बनाया जा सकता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में आपको जीआई भी ओआई भी दोनों देखना होता है। अगर वो जीआई शो कर रहा है मतलब सिस ट्रांस होगा, अगर कोई कायरल हो रहा होगा यानी कि दो होगा, सिंपल। 6 नंबर वाला एल्कीन नहीं है बट यही होगा, इसके लिए यही प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एल्कीन नहीं है, कार्बोनिल है, हो गया। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आता है जो आपके पास हाइड्रोजनेशन है। दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ गए, एक प्रोडक्ट लिखने वाला, एक रिएक्टेंट लिखने वाला। अब लिखो टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन लिखो। टाइप 3 क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस, टाइप 2 से बहुत आसान है, टाइप 2 ही है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, बाकी सब तो आपके टाइप का क्वेश्चन है, ना दिमाग है ना लगाओगे। टाइप 3 क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डू हाइड्रोजनेशन इजिली, विच
एल्कीन या एल्काइन, कौन एल्कीन या एल्काइन विल डू हाइड्रोजिनेशन इजिली, कौन आसानी से हाइड्रोजिनेशन करेगा? तो अभी अभी मैंने आपको रेट के बारे में बताया था। कौन हाइड्रोजिनेशन करेगा? जिसका स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। लेस क्राउडिंग वाला आसानी से देगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेस स्टेरिक क्राउडेड जो होगा वो हाइड्रोजिनेशन आसानी से देगा। लेस स्टेरिक क्राउडेड विल डू हाइड्रोजिनेशन इजिली। लेस स्टेरिक क्राउडेड जो होगा विल डू हाइड्रोजिनेशन इजिली, आसानी से हाइड्रोजिनेशन कर जाएगा लेस स्टेरिक क्राउडेड। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां पे आपके पास बेटा एक इक्विवेलेंट H2 दिया गया है ना, और निकल दिया गया है। एक इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझना है एक मोल, इक्विवेलेंट का मतलब मोल आपके लिए, रेडॉक्स में आप पढ़ते भी हो वैसे। यहां भी बेटा आपके पास एक इक्विवेलेंट या एक मोल ही दिया गया है। यहां पे भी एक इक्विवेलेंट ही है। यहां पे भी एक इक्विवेलेंट है। यहां पे भी एक मोल ही है, एक इक्विवेलेंट ही है। कह रहा लेस स्टेरिक क्राउडिंग विल डू हाइड्रोजिनेशन इजिली, जिसकी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी वो हाइड्रोजिनेशन आसानी से करेगा। दिया गया एक ही मोल है, किसी एक को ही हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो, कौन करेगा? लेफ्ट वाला, राइट वाला? लेफ्ट वाला करेगा, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग कम है, और क्राउडिंग कम है तो हाइड्रोजिनेशन कर जाएगा। राइट वाले में देखो क्राउडिंग ज्यादा है, वो एज इट इज रह जाएगा, वहां पे H और H लग चुका है। नेक्स्ट, इधर भी लेफ्ट वाला कि राइट वाला? यहां पे राइट वाला करेगा, क्योंकि राइट वाले में आपके पास क्राउडिंग कम है। यहां पे कौन करेगा? एल्काइन की एल्कीन? एल्काइन। एल्काइन के पास लेकिन ध्यान दीजिएगा एक ही मोल है, तो एक मोल है तो एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा, और एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले में ऊपर या नीचे? नीचे की साइड होगा, क्योंकि यहां पे क्राउडिंग कम है, और क्राउडिंग कम है तो ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाले में हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। इसमें लेफ्ट की राइट? राइट वाला होगा, क्योंकि लेफ्ट में बेटा एरोमेटिक है और राइट में एंटी एरोमेटिक है, तो अनस्टेबल जो होगा वो हाइड्रोजनेशन कर देगा। स्टेबल से क्यों ही छेड़छाड़ करना है, तो एज इट इज रह जाएगा यह। एक तो ये आता है कि कौन हाइड्रोजनेशन करेगा, क्राउडिंग और स्टेबिलिटी से देख लेना है आपके पास। ये हो गया टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 4, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हो तो पूरे ऑर्गेनिक में जहां जहां कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है मैं सब एक जगह पढ़ा दिया। अब जब दोबारा आएगा तो रिपीट ही होगा। अल्डिहाइड में ये दोबारा आता है, कीटोन में ये दोबारा आता है, अल्कोहल में दोबारा आता है, तो वहां पे रिपीट होगा, बट सारा हाइड्रोजनेशन एक जगह पढ़ लेंगे। इसी तरह कल जब हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड वाला, तो जितने भी अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है सारे पढ़ लेंगे, दोबारा फिर से रिपीट होगा। तो एनसीईआरटी खोलोगे लगेगा यार है ही नहीं, पर जब जैसे जैसे चैप्टर खोलोगे वहां पे दिखेगा ये सारी चीज। ये सब दिया हुआ है आपके, एनसीईआरटी के ही है, बाहर से नहीं है कुछ। लिखो, कंपेयर द टाइप 4 क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं लिखे हो बेटा? जब इतना स्लो लिखोगे तो ओएमआर छूट जाएगा फिर एग्जाम में। टाइम हो गया? क्या हो गया? अच्छा, हाँ भाई, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंपेयर रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए मैंने तो पॉइंट आपको लिखा ही दिया है कि स्टीरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
सबसे पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। क्वेश्चन नंबर 2, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 HH, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 HH। क्वेश्चन नंबर 3, R C ट्रिपल बॉन्ड N, R CH डबल बॉन्ड NH। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, स्टीरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ाया हुआ है, और एल्काइन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कीन, रेट में 2 ही पॉइंट पढ़ाया हुआ है। तो देखो डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं बेचारे, बहुत छोटे हैं, आप बहुत आसानी से हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, और हाइड्रोजन का अप्रोच ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा। यहां पे इधर से रिपल्सन लगाने लगेगा तो हाइड्रोजन का अप्रोच कम हो गया, रेट कम हो गया। यहां पे दो दो बल्कि ग्रुप लग गए, यानी कि हाइड्रोजन का अप्रोच कम हो गया और कम हो गया। स्टीरिक क्राउडिंग आपने देख लिया। फिर सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होगा? सिस का अप्रोच ज्यादा होगा सिस में एज कंपेयर। क्यों? क्योंकि देखो इधर से एक साइड पूरा खाली है, आराम से हाइड्रोजन आ सकता है, लेकिन इधर से दोनों साइड से, इधर से जाएगा तब भी रिपल्सन, ऊपर से जाएगा तब भी रिपल्सन, तो यहां पे क्राउडिंग कम है, यहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो गया है। सिस में क्राउडिंग एक तरफ से पूरा फ्री है, इधर से हाइड्रोजन आसानी से ऐड हो सकता है, ए और बी। यहां पे बेटा अल्काइन ज्यादा होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, लीनियर शेप की वजह से। यहां पे भी बेटा यहां क्राउडिंग ज्यादा बढ़ गया, यहां पे क्राउडिंग है ही नहीं, तो बी ग्रेटर देन ए। आप स्टेबिलिटी से भी कर सकते थे, क्राउडिंग से भी कर सकते हो। यहां पे भी डबल बॉन्ड के चारों तरफ क्राउडिंग है, यहां पे कम क्राउडिंग है, तो क्या आपके पास बी ग्रेटर देन ए ही होगा। जो अनस्टेबल है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो स्टेबल है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट, जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन कर जाएगा, और जो स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करेगा। या तो स्टीरिक क्राउडिंग देख लो, या तो आपके पास स्टेबिलिटी देख लो, दोनों से आंसर आता है। ये हो गया टाइप 4 के क्वेश्चन की रेट पूछ लेगा आपसे, कौन जल्दी करेगा कौन स्लो करेगा। टाइप 5, मान लो कंजुगेटेड डाई इन दिया हो तो क्या करोगे? अभी तक तो एक डबल बॉन्ड था, एक ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे? अच्छा, नहीं आसान है यार। कौन आएगा कल? नहीं कंजुगेटेड डाइन कर लेते हैं यार। 11:45 से क्लास होती है तुम्हारी, रोया मत कर। क्या तरुण सर आ जाते हैं? अभी मैं नीचे जाके पकड़ लूंगा, टेंशन मत लो, चाय वाय पिलाने लगूंगा तो अपने आप रुक जाए। देखो टाइप 5 क्वेश्चन, टाइप 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, पहली बार ये शायद आपको सुनने में मिलेगा। टाइप 5 क्वेश्चन, क्या गिरा है भाई? बेंच में तोड़ दिया क्या तुम लोग? टूटा हुआ है? चलो भाई, टाइप 5 क्वेश्चन में अगर मान लो आपके पास, बोर्ड पे देखो सब लोग, कंजुगेटेड डाइईन हो। कंजुगेटेड डाइईन का मतलब अब एक डबल बॉन्ड नहीं है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें एक डबल बॉन्ड था, एक ट्रिपल बॉन्ड था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे? तो कंजुगेटेड डाइईन में मान लो डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, और कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस टाइप होना चाहिए, मतलब एक डबल बॉन्ड के बजाय अब 2 डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस टाइप हो, पाई सिग्मा पाई टाइप हो, इसको कहते हैं कंजुगेटेड डाइईन। इसमें हाइड्रोजनेशन कैसे होगा? कंजुगेटेड डाइईन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, देखो इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बस इसमें आपको यह समझना है कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है।
मैकेनिज्म जिसको समझना हो वो अकेले में मिले, बता देंगे हम, है ना। कंजुगेटेड डाइईन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ध्यान देना, ध्यान से बोर्ड पे। बेटा क्या ये फर्स्ट पोजीशन है, क्या ये सेकंड पोजीशन है, क्या ये थर्ड पोजीशन है, क्या ये फोर्थ पोजीशन है? इस बार 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? अभी तक जो हम कर रहे थे वो 1,2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे थे, अब जो हम करेंगे वो 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब जो हम करेंगे वो 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मान लो यहां पे बेटा आपके पास H2 निकल किया, क्या ये कंजुगेटेड डाइईन है? कंजुगेटेड डाइईन है तो जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो यहां और यहां होगा, फर्स्ट और लास्ट में। तो बीच में बेटा डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, ये भी टूटा ये भी टूटा, यहां यहां तो हाइड्रोजन लग गया, बीच वाले में जो दोनों फ्री वैलेंसी थे उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर से देखिए, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, यहां पे तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री, ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आया? ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब भी आपके पास कंजुगेटेड डाइईन दिखे, आपको क्या करना है बेटा, 1,4 पे हाइड्रोजन ऐड करना है और डबल बॉन्ड को बीच में ले आना है। 1,4 पे आजू बाजू पे क्या करना है आपको, हाइड्रोजन ऐड करना है और डबल बॉन्ड को बीच में खींच लेना है। अच्छा, ये हमेशा होगा क्या? नहीं, ध्यान से देखिएगा बड़े प्यार से। कंजुगेटेड डाइईन में 1,4 हाइड्रोजन एडिशन होता है ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल होता है ओनली व्हेन कंपाउंड इज, या तो कंपाउंड बेटा एस सिस होता है और इट माइट अटेन एस सिस। अब ये क्या हुआ बेटा, एस सिस क्या होता है भी समझाता हूं, माइट अटेन एस सिस क्या होता है वो भी समझाता हूं। बोर्ड पे ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर मैंने ये मिथाइल लिख दिया, यहां पे मिथाइल लिख दिया, यहां पे H लिख दिया, यहां पे H लिख दिया, ये क्या है बेटा, कौन सा फॉर्म है? क्या सिस है? दोनों हाइड्रोजन दोनों मिथाइल सेम साइड है, सिस है। व्हाट इज एस सिस? एस स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, मान लो बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहां पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया और यहां पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया। क्या इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप ध्यान देना, क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है या दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड है? तो क्या ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्मेशन कर रहा है? तो अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्म करे तो क्या इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, एस सिस। सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्मेशन हो रहा है। मान लो सी डबल सिंगल बॉन्ड सी है, एक डबल बॉन्ड यहां है और दूसरा डबल बॉन्ड यहां है और हाइड्रोजन एज इट इज है। ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया? क्या ये एस ट्रांस हुआ, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस हुआ? तो ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, अलग से ध्यान नहीं रखना, बस एक टर्मिनोलॉजी है, जुगाड़ लगा के कि एस सिस और एस ट्रांस बोल दिया गया उसको। एस सिस क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर बेटे मेरे पास सेम साइड आ रहा है एस सिस, सिंगल बॉन्ड के अराउंड अपोजिट आ रहा है दैट इज एस ट्रांस। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या हमने पढ़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, आराम से घुमाया जा सकता है? तो क्या ये एस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको बेटा घुमा के एस सिस बनाया जा सकता है? बेटा सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या ये डबल बॉन्ड को ऊपर लाया जा सकता है? तो क्या ये एस सिस नहीं है, बट क्या ये एस सिस बन सकता है? तो वैसे कंपाउंड जो या तो एस सिस हो या सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाने से एस सिस बन सकते हो, उनमें बेटा 1,4 एडिशन लगता है। वैसे कंपाउंड जो या तो एस सिस हो या सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाने से एस सिस अटेन हो सकता हो, वहां पे बेटा 1,4 एडिशन। जैसे यहां पे आओ, क्या ये बेटा एस ट्रांस है? ये वाला देखो, क्या ये एस ट्रांस दिख रहा है आपको? इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस दिख रहा है? अगर ये ट्रांस है, क्या बेटा मैं इसको घुमा के एस सिस बना सकता हूं? क्या बेटा इसको सेम साइड ला सकता हूं? तो या तो वो एस सिस हो या तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमा के एस सिस बनाया जा सके, उस केस में ही 1,4 एडिशन होगा। हर केस में 1,4 एडिशन नहीं होता है। कंजुगेटेड डाइईन का मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ा रहा हूं। कंजुगेटेड डाइईन में मैंने बताया कि जब भी आपके पास पाई सिग्मा पाई वाला कंजुगेशन डाइईन आए तो आपको क्या करना है, 1,4 पे एडिशन करना है। मतलब पहला और यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना है। अभी तक क्या कर रहे थे, 1,2 पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, बट अब क्या कर रहे हैं, 1,4 पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। और जो डबल बॉन्ड है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड है बीच में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये तभी करना है जब या तो आपके पास एस सिस हो या तो एस सिस बनने की चांस हो।
जैसे ये देखो एसिस दिख रहा है, बट क्या ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके एसिस बनाया जा सकता है? तो अगर एसिस हो या एसिस बनाया जा सकता हो, उस केस में बेटा आप हाइड्रोजन को, उस केस में आप 1,4 एडिशन करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लो ये वाला कंपाउंड है, मान लो ये वाला कंपाउंड है, क्या ये एसिस बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब बताइए H2 निकल से क्या होगा? ये तो एसिस है भाई, पहले से ही दिख रहा है एसिस है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या ये एसिस है? अगर एसिस है या एसिस बन सकता हो तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, सिंपल बात है। मान लो इस केस में मैं D2 निकल करता हूं तो क्या होगा? सिंपली हाइड्रोजन की जगह देखो 1,4 पे ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। इस बार देखो CH2D लिख सकता हूं, यहां पे बेटा ड्यूटेरियम ऐड होगा, CH2D लिख सकता हूं, सिंपल। इस बार 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ऐड होता है। या तो वो एसिस हो या तो वो एसिस बन सकता हो। जैसे मान लो ये वाला कंडीशन, मान लो मैंने यहां पे लिया है, अब H2 निकल किया है, क्या ये एसिस है? बिल्कुल है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखो ना क्या सिस फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बेटा एस सिस है। और एस सिस होने पे क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा और इधर इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या D2 निकल है यहां पे? और अगर D2 निकल लगाने पे क्या होगा? ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। बड़ी सिंपल है, डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ड्यूटेरियम यहां पे ऐड कर दो और ड्यूटेरियम यहां पे ऐड कर दो, 1 और 4 पोजीशन पे ड्यूटेरियम ऐड कर दो, सिंपल। 1,4 हाइड्रोजन एडिशन या 1,4 ड्यूटेरियम एडिशन होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा, केवल वहीं होगा या तो वो सिस बनने लायक हो या पहले से सिस हो। देखो ये पहले से सिस है, पहले से सिस है, ये सिस बन सकता है ऊपर वाला, तो या तो पहले से सिस हो या सिस बनने लायक हो। अब जैसे एक और केस ये हो गया, जैसे एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। मान लो आपके पास ये वाला एग्जांपल है, ये आपके जिपमर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख के करना। मान लो इसमें मैंने हाइड्रोजन निकल किया, मान लो इसमें मैंने हाइड्रोजन निकल का एडिशन किया है। हाइड्रोजन निकल के एडिशन में क्या ये 1,4 एडिशन है? और देखो ये अभी तो ट्रांस लग रहा होगा आपको, अपोजिट साइड दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमा के एस सिस बनाया जा सकता है? तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमा के एस सिस बनाया जा सकता है, तो या तो एस सिस दिया हो या तो एस सिस बन सकता हो, तो बेटा क्या होगा आपके पास? 1,4 एडिशन, सिंपली 1,4 एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। अगर यही केस में अगर मैं मान लो ड्यूटेरियम दे दूं D2 निकल, तो सिंपली आपके पास क्या करना है? बीच में डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है और आपके पास यहां पे ड्यूटेरियम लगेगा 1 पे, 1 2 3 4 और यहां पे ड्यूटेरियम लग जाएगा, सिंपली बात। जैसे मान लो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, यहां पे 2 रिंग को कनेक्ट कर दिया, 2 रिंग को कनेक्ट किया है, यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पे पाई बॉन्ड है। मान लो आपके पास H2 निकल दिया है, इस केस में क्या करोगे आप? क्या 1,4 एडिशन है? अभी तो ट्रांस दिख रहा है, बट क्या रोटेशन से सिग्मा बना सकते हैं, सिस बना सकते हैं? अगर रोटेशन से सिस बन रहा होगा तो सिंपली आंख बंद करिए और इसको क्या करिएगा? 1,4 एडिशन कर दीजिए। डबल बॉन्ड को बीच में ले आइए और 1,4 एडिशन कर दीजिए। डबल बॉन्ड को बीच में ले आए, 1,4 पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया होगा, सिंपल। डबल बॉन्ड को बीच में लाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके नीट में, पहला है 2011-12 का सवाल है कि ये वाला सवाल है, मान लो डबल बॉन्ड O यहां पे लगाया और डबल बॉन्ड लगाया, H2 निकल दिया। अब H2 निकल देने पे क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखना। मैं D2 निकल भी कराऊंगा एंड आपके क्वेश्चन में H2 निकल था। क्या 1,4 एडिशन है? 1,4 एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, H यहां लग गया और H यहां लग गया, 1,4 पे H लग गया। अगर D2 निकल है तो भी आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड बीच में लाना है, यहां पे भी बेटा आपके पास CH2D लग जाएगा और यहां पे बेटा ऑक्सीजन के साथ OD लग जाएगा, OH की जगह OD हो जाएगा। या तो वो एसिस बन सकता हो या पहले से एसिस हो। 1,4 एडिशन होगा, डबल बॉन्ड को बीच में लाना है। क्वेश्चन मजा तब आता है जब ये दिया हो, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड। अब बताओ, अब H2 निकल दिया गया, क्या ये एसिस है? पहले ये बता दो। नहीं है, ट्रांस दिया हुआ है। क्या ये घुमा के एसिस बन सकता है? नहीं, क्योंकि इस बार रिंग है ना, सिंगल बॉन्ड नहीं है।
रिंग में तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड अब रिंग का पार्ट है। अब ये एस नहीं बन सकता है, कैन नॉट फॉर्म एस। अगर ये एस नहीं होगा तो क्या होगा, किसी एक को, जिसका हाइड्रोजनेशन किसका होगा, इसका या इसका, जिसका अल्फा एच कम होगा भाई, किसका, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर ये एस नहीं बन पा रहा है तो उस केस में आपके पास बड़ी सिंपल सी कहानी आएगी, किसका हाइड्रोजनेशन करा दे, किसका अल्फा एच कम है, लेफ्ट वाले का, लेफ्ट वाले का अल्फा एच कम है। अलग ही बना दिया क्या मैंने, लेफ्ट वाले में अल्फा एच कम है, उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन कुछ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, ये है। अब बताओ कैसे होगा। अगर H2 निकल किया, क्या ये एस है, नहीं,